सिज़ोफ्रेनिया मुख्य रूप से एक बड़ी जटिल मानसिक बीमारी है, तो कि जब इसका सही तरीके से इलाज नहीं था, तब इस तरह के रोगियों के लिए अक्सर पागल, उन्माद या इस तरह के विभिन्न नकारात्मक और अवांछित शब्दों का उपयोग किया जाता था। आम तौर पर इस बीमारी में होता यह है कि हमारे विचार, व्यवहार और भावनाओं का जो सामान्य समन्वय होता है, वह नष्ट हो जाता है, जिसके कारण उनका असामान्य व्यवहार, विचार या उनका जो व्यवहार होता है, वे चीज़ें हम समझ नहीं पाते और हमें बहुत अजीब लगती हैं। और यह अजीब जो समस्याएँ होती हैं, जो बीमारी के कारण हो रही हैं, इसे समझने में हमारे आस-पास के लोगों या अ, हमारे आस-पास के लोगों को अक्सर समय लग जाता है। इस बीमारी में मुख्य रूप से जो होता है, वह ये है कि इसके 2 लक्षण हो सकते हैं। एक है भ्रम और दूसरा है मतिभ्रम। भ्रम का मतलब है कि एक प्रकार का गलत विश्वास। ऐसा गलत विश्वास जिसका कोई आधार नहीं होता और जो गलत विश्वास रोगी के सामान्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसकी शैक्षिक या पढ़ाई की पृष्ठभूमि या उसके धार्मिक विश्वास से किसी भी तरह से समझाया नहीं जा सकता। जैसे कि हमारे पास कई प्रकार के गलत विश्वास हो सकते हैं। भूत-प्रेत में विश्वास कर सकते हैं या हम सोच सकते हैं कि शाम के बाद यहाँ जाना बुरा है, इसमें नुकसान होने की आशंका है। इन चीज़ों को हमारे संस्कृति या हमारे कई अन्य अंधविश्वासों से समझाया जा सकता है। जो हमारे कई लोग शायद उस क्षेत्र के, एक विशेष क्षेत्र के कई लोग भी इस तरह के विश्वास करते हैं। सिज़ोफ्रेनिया में जो गलत विश्वास होता है, यानी जो भ्रम होता है, वह ऐसा नहीं होता और यह जो बिल्कुल आधारहीन विश्वास होता है, यानी इसका कोई भी आधार नहीं होता, वह रोगी को चाहे जितना भी प्रमाण दिखाया जाए या रोगी को इस पर कोई भी तर्क दिखाया जाए, किसी भी स्थिति में यह नहीं बदलता। यानी यह गलत विश्वास रोगी को 100% विश्वास होता है। ये भ्रम कई प्रकार के हो सकते हैं। एक प्रकार का हो सकता है कि रोगी को लगता है कि कोई न कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह इस पर विश्वास करेगा। यह नुकसान हो सकता है कि उसके खाने में शायद कोई ज़हर मिला रहा है या किसी तरह से उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और यह जो अविश्वास होता है, जिनके प्रति उसका संदेह होता है, यह शायद उसके बहुत करीबी लोगों के लिए भी हो सकता है। यहाँ तक कि कई बार उसे लगता है कि उसकी माँ उसके खाने में ज़हर मिला रही है या परिवार का कोई सदस्य उसे ज़हर मिला रहा है, या वह अपने आस-पास के किसी को भी इतना ही विश्वास कर सकता है और हमेशा सोचता है कि शायद हर कोई उसके खिलाफ एक प्रकार की साजिश कर रहा है। यानी 4-5 लोग अगर एक साथ बात कर रहे हैं, तो उसे लगता है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। आस-पास कोई आवाज़ हो रही है, वह शायद सोचता है कि यह आवाज़ शायद कोई मिस्त्री काम कर रहा है। वह सोचता है कि यह आवाज़ शायद उसके लिए किसी प्रकार का संकेत दे रही है। कई मामलों में रोगी कहते हैं, शुरू होता है कि लंबे समय से कोई उसका पीछा कर रहा है, जबकि उसके पीछा करने का कोई आधार नहीं है या कोई सबूत नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि उसे हमेशा ऐसा लगता है कि कोई सीसीटीवी कैमरा या कोई अदृश्य नज़र हमेशा उस पर है, हमेशा उसके आचरण और हर चीज़ को देख रहा है। रोगी कहता है कि जब वह सड़क पर जाता है, तो भले ही 45 लोग दिखाई दें, उसे लगता है कि वे उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके कारण रोगी अक्सर लोगों से खुद को अलग कर लेता है। यानी अगर वह किसी पर विश्वास नहीं करता है, तो उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है या कोई उसका है, जिसके कारण पहले जो संबंध थे वे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और कई मामलों में देखा जाता है कि वह अपने भ्रमित विश्वासों के कारण दूसरों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है, क्योंकि वह सभी को दुश्मन मानता है या आसपास के लोगों और प्रियजनों को कई तरह से दुश्मन मानता है। वह उनके संबंध में कई बार उत्तेजित हो जाता है, वह गुस्सा करता है, कई बार गाली गलौज करता है और कभी-कभी हाथ भी उठा सकता है। उसे भ्रम हो सकता है। भ्रम से हमारा मतलब है कि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, अर्थात आँख, नाक, त्वचा के माध्यम से ओटे। लेकिन हम कई चीज़ें पोस्ट करते हैं, जैसे कि हम आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं और नाक से गंध पाते हैं आदि। ये चीज़ें तभी होती हैं, मौस अर्थात मैं आँखों से तभी देखता हूँ जब मेरे सामने कुछ होता है, अर्थात मेरे सामने जो चीज़ें हैं वही मैं देख सकता हूँ। मैं तभी आवाज़ सुनता हूँ जब वास्तव में कोई बात कर रहा होता है या वास्तव में कोई ध्वनि हो रही होती है, अर्थात बिना किसी उत्तेजना के मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता।
हेलुसिनेशन में ऐसा होता है कि व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर भी उसे ऐसा लगेगा कि वह कुछ देख रहा है। वह अक्सर शिकायत करेगा कि उसके कान में कोई बात कर रहा है, जबकि वास्तव में कोई आवाज़ नहीं है और आसपास कोई और नहीं सुन रहा है, लेकिन वह सुनता है। या वह अक्सर कहता है कि उसके शरीर के अंदर कुछ महसूस हो रहा है। कई बार यह असामान्य होता है, जैसे कि असंभव है कि उसके शरीर के अंदर कुछ प्रवेश कर रहा है। कई मामलों में हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारा शरीर कट रहा है या जा रहा है, लेकिन हम समझते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। रोगी को लगता है कि वास्तव में उसका शरीर जा रहा है, उसके शरीर के अंदर कुछ डाला जा रहा है या शरीर में किसी प्रकार की असुविधा हो रही है। इस प्रकार की विभिन्न प्रकार की हेलुसिनेशन हो सकती है, लेकिन सबसे अधिक जो होता है वह है रोगी का ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मतलब है कि कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन रोगी के कान में आवाज़ आ रही है। चूंकि कोई आवाज़ नहीं है, कान में आवाज़ आ रही है। हमारे देश में स्वतंत्रता के नाम पर कई बार शरीर में आवाज़ सुनाई देती है। रोगी शिकायत करेगा कि जैसे कोई उससे सीधे बात कर रहा है। कई बार वह देख सकता है, कई बार नहीं देख सकता, मतलब देख सकता है, लेकिन वास्तव में कोई नहीं है, लेकिन लगता है जैसे कोई बात कर रहा है। वह नहीं बोल रहा है, लेकिन उसे पूरी तरह से महसूस हो रहा है कि वास्तव में कोई उसके साथ बात कर रहा है। कई मामलों में ऐसा होता है कि सीधे कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन 4-5 लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं और उसकी सभी गतिविधियों का वर्णन कर रहे हैं। हर एक का मतलब है जैसे चलती हुई टिप्पणी। उसकी जो गतिविधियां हैं, वे कौन जानता है, उनका वर्णन कर रहा है। आवाज़ें कान में आएँगी, बातें आएँगी और यह सब उसे वास्तविक लगेगा। और यह किसी भी प्रकार की उसकी भ्रांति के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि यह उसकी बीमारी के कारण हो रहा है, लेकिन रोगी इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। आज चूंकि उसके कान में आवाज़ें आती हैं, कई मामलों में देखा जाता है कि इस रोगी में एक प्रकार की खुद से बड़बड़ाने की आदत होती है। बड़बड़ाने का मतलब है कि जो आवाज़ें उसके कान में आ रही हैं, वह उनका जवाब देता है। इस रोगी का जो लक्षण हो सकता है, वह यह है कि सामान्य बातचीत के साथ एक विचार को मिलाकर जो सोचने की क्षमता है, वह हमारे बोलने के माध्यम से या हमारे काम के माध्यम से प्रकट हो सकती है। आसच्चा उसका समन्वय नष्ट हो जाता है, जिसके कारण रोगी बहुत देर तक बात करता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि एक शब्द के साथ एक या एक वाक्य के साथ दूसरा वाक्य जुड़ा हुआ नहीं है। जब मैं एक बात कह रहा हूँ, जैसे कि मैं सिज़ोफ्रेनिया के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये है कि मेरी बात बहुत अच्छी तरह से संगठित है, जो मेरी सोच को दर्शाती है कि मेरी पूरी सोच वास्तव में एक अच्छी तरह से संगठित सोच है, जिसे मैं प्रतिबिंबित कर रहा हूँ। उनके मामले में इस सोच का इतना समन्वय कई मामलों में नहीं हो सकता, जिसके कारण जैसा कि मैंने कहा कि रोगी बहुत देर तक बात करता है, लेकिन वास्तव में क्या कहना चाहता है और उसका मूल विचार क्या है, ये कई मामलों में समझ में नहीं आ सकता। जो उसके कामकाज में होता है, वह यह है कि कई मामलों में उसकी इस असंगति की जगह दिखाई दे सकती है और इसके साथ-साथ भ्रम या भ्रांति जो मैंने कहा, वह कई बार स्पष्ट रूप से उपस्थित नहीं होती। कुछ नकारात्मक लक्षण जो कई मामलों में दिखाई देते हैं कि वह कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल चुपचाप रह रहा है और अपने आसपास की सभी चीज़ों से खुद को पूरी तरह से अलग कर रहा है और अपने ही दुनिया में रह रहा है। इस तरह भी रह सकता है और इस रोग के साथ-साथ उसकी सामान्य कार्यक्षमता, अगर रोगी एक छात्र है तो देखा जाएगा कि उसकी पढ़ाई की जो प्रदर्शन है, अगर वह काम करता है तो काम करने की जो सामान्य क्षमता है, वह धीरे-धीरे कम हो जाती है। मतलब वह पहले की तरह काम नहीं कर रहा है। पढ़ाई में भी परीक्षाएँ बहुत खराब कर रहा है और इसके साथ-साथ जो पारस्परिक संबंध हैं, उन संबंधों की जो सामान्य लय है, वह लय टूट जाती है और देखा जाता है कि रोगी पहले के लोगों के साथ बहुत हद तक खुद को समेट रहा है। अकेला रह रहा है और शायद किसी से बात नहीं कर रहा है। घंटों के बाद घंटों अकेला अपने ही दुनिया में रह रहा है और इसके साथ-साथ जो हमारी सामान्य खुद की देखभाल होती है, मतलब जो लड़का या लड़की जो कम से कम नियमित रूप से नहाना, समय पर खाना, खुद को साफ-सुथरा रखना, खुद को सुंदर रखना, वह जो एक प्रकार की सामान्य विशेषता थी, वह नष्ट हो जाती है। जिसके कारण देखा जाता है कि उनकी जो सामान्य खुद की देखभाल, आत्म देखभाल, मतलब देखा जा रहा है कि दिन के बाद दिन नहा नहीं रहा है या नहाता भी है तो ठीक से नहीं करता, किसी तरह से बाहर आ जाता है। अपने कपड़े ठीक से साफ-सुथरे नहीं रख रहा है। इस रोग का कारण अगर हम कहें, कारण के मामले में मुख्य रूप से आज यह कहा जाता है कि उसकी आनुवंशिक दोष इसके लिए ज़िम्मेदार है।
आमतौर पर अगर उसकी आनुवंशिक दोष मतलब परिवार में कोई इतिहास हो, मतलब उसके रिश्तेदार या खुद के माता-पिता या अगर ऐसा होता है तो उनकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिनके रिश्तेदारों में यह रोग नहीं है, उनके या उनके बच्चों के होने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन किसी भी समय ऐसा कई मामलों में हो सकता है और मुख्य कारण चूँकि यह जैविक आनुवंशिक दोष है, हमारे पास कुछ विशेष न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैव रासायनिक होते हैं, यह कई बार भिन्नता होती है। विशेष रूप से इस मामले में डोपामिन नामक चीज़ एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। कहा जाता है कि इस कारण से लक्षण होते हैं। रोग के प्रबंधन का तरीका क्या होगा, अर्थात हम इसका इलाज कैसे करेंगे? इस मामले में सबसे पहले यह कहना अच्छा होगा कि जितनी जल्दी हम इलाज शुरू करेंगे, उतना ही इसका परिणाम अच्छा होगा। अर्थात हमें रोगी की मदद करने का अवसर अधिक मिलता है। इसलिए अगर कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो तुरंत मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना आवश्यक है। और इस मामले में हमारी मुख्य चिकित्सा कई बार हमारे पास आती है, क्योंकि कई प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं, जैसे कि भ्रम होते हैं। जिस बात का हमने जिक्र किया, कई बार रोगी के परिजन सोचते हैं कि शायद मनोवैज्ञानिक के पास ले जाने से, काउंसलिंग के माध्यम से यह ठीक हो जाएगा। तो यह धारणा पूरी तरह से गलत है, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि भ्रम की परिभाषा के अनुसार इस गलत धारणा को किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार के सबूत या तर्क से नहीं बदला जा सकता है और यह विश्वास पूरी तरह से दृढ़ होता है। इस दृढ़ विश्वास को कम करने के लिए इलाज के लिए एकमात्र उपाय दवा है, अर्थात हमारी एंटीसाइकोटिक दवाएं। लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं है और हमारे पूरे विश्व में इस बीमारी का इलाज दवाओं से किया जाता है। यहाँ काउंसलिंग की कोई भूमिका नहीं है। हम काउंसलिंग करते हैं, वह कई मामलों में परिवार के सदस्यों के लिए होती है, अर्थात परिवार के सदस्य इस बीमारी को कैसे संभालेंगे। और जब रोगी इस बीमारी से बाहर आता है, अर्थात जब लक्षण कम हो जाते हैं और वह समझने लगता है कि उसे समस्या है, तब हम कुछ हद तक काउंसलिंग कर सकते हैं। हमने जो कहा कि रोग की जो मुख्य समस्याएं लेकर लोग हमारे पास आते हैं, जैसे कि उनके भ्रम अर्थात वे आवाज़ें सुनते हैं, गलत विश्वास होते हैं, संदेह होता है, बातचीत में असामान्यता होती है, कामकाज में असामान्यता होती है, ये सभी असामान्य चीज़ें मुख्य रूप से दवाओं से ही इलाज की जाती हैं। अन्य बीमारियों की तरह कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें हम खुद समझ सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ के रोगी इसे समझ सकते हैं। मेरा ब्लड शुगर बढ़ रहा है, ये मेरे डायबिटीज़ के कारण है, लेकिन सिजोफ्रेनिया के रोगी इस बीमारी के लक्षणों को खुद नहीं समझ पाते। रोग के कारण यह होता है कि उसके असामान्य विचारों के कारण उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं या उसके असामान्य संदेह होते हैं, लेकिन वह इसे विश्वास नहीं कर पाता। उसे लगता है कि यह सच में हो रहा है, सच में कोई व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, सच में उसकी माँ उसके खाने में जहर मिला रही है, सच में उसके कानों में आवाज़ें आ रही हैं जो कोई और नहीं देख सकता। इसलिए रोगी जो रोग के कारण हो रहा है, उसे किसी भी स्थिति में समझ नहीं पाता। यही कारण है कि हमारे लिए उस रोग का इलाज करना मुख्य चुनौती है, ताकि रोगी को वास्तव में समझाया जा सके। दवा खिलाना, इस मामले में हमारी सलाह या हमारा सुझाव यह है कि मरीज को दवा खिलाने की जिम्मेदारी मरीज की खुद की नहीं बल्कि उसके रिश्तेदारों और परिवार की होती है। मतलब यह है कि हम जिस खुराक में दवा देते हैं, जिस समय पर दवा देते हैं, यह सुनिश्चित करना उसके आसपास के लोगों की जिम्मेदारी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम जो दवा दे रहे हैं, मरीज को लगता है, क्योंकि वह हमेशा एक विषय संदेह में रहता है कि सभी उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कई बार उसे लगता है कि डॉक्टर भी उसे दवा दे रहा है ताकि उसे नुकसान पहुंचाया जा सके। इसीलिए वह कई बार दवा नहीं खाना चाहता। और जब उसे समझ में आता है कि नहीं, अगर दवा नहीं खाई तो उसे ज़बरदस्ती खिलाई जाएगी या इससे और अधिक दबाव डाला जाएगा, वालाकिन तो वह कई बार दवा को मुंह में ही रख लेता है और कहता है कि मैंने खा ली, लेकिन वास्तव में या तो वह दवा को छुपा देता है या उसे तकिए के नीचे छुपा देता है। इसलिए हम अक्सर रिश्तेदारों से कहते हैं कि सिर्फ यह देखना कि उसने आपके सामने दवा खा ली, यह पर्याप्त नहीं है। मुंह में चेक करें कि उसने वास्तव में दवा निगली है या नहीं, क्योंकि उसकी जो असामान्य शंका है, कानों में आवाज़ें, इसके साथ यह दवा जब उसके शरीर में जाती है तो ये चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन मुख्य समस्या यह है कि मरीज़ दवा खाना ही नहीं चाहता या तुम सुबह खा लेता है और शाम को नहीं खाता, क्योंकि वह शायद इसकी महत्ता को नहीं समझ पाता। और इस मामले में भी हमारे कई बार रिश्तेदार सोचते हैं कि अगर मरीज़ को थोड़ा काउंसलिंग किया जाए तो शायद वह दवा खा लेगा, लेकिन वास्तव में क्योंकि वह मानता ही नहीं कि उसे कोई बीमारी है, तो वह दवा क्यों खाएगा। तो जो भी हो, इसके बाद भी कई मामलों में हमारे साथ अच्छा संबंध बन जाता है। मतलब अगर हमारे साथ एक संबंध बनता है या कई मामलों में हम दवा खाते हैं या कई बार हम कहते हैं कि आपको नींद की समस्या
हो रही है इसलिए यह दवा लें, लेकिन सीधे सीधे आपको मानसिक समस्या है, आप यह व्यवहार कर रहे हैं कि यह एक बीमारी के कारण हो रहा है इसलिए आपको दवा लेनी होगी, ऐसा कहने पर मरीज दवा नहीं खाएगा। इस स्थिति में आपकी थोड़ी सलाह यह है कि मरीज के साथ थोड़ा रणनीतिक होना चाहिए। मतलब इस मामले में अगर उसे सीधे सीधे कुछ कहा जाए तो वह आपके साथ उतना सहयोग नहीं करेगा। और एक मुख्य बात जो हमें जानने की ज़रूरत है वह है नियमित फॉलोअप। इस सिजोफ्रेनिया बीमारी की हमारी जो डायग्नोस्टिक्स है वह हम मुख्य रूप से बीमारी के इतिहास के आधार पर करते हैं। और कुछ मामलों में हम लैब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी रक्त परीक्षण करते हैं, यह जानने के लिए कि उसे कोई अन्य समस्या है या नहीं, या उसके अन्य सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। इच्छा के अनुसार लंबे समय तक इसके लिए हम कुछ रूटीन टेस्ट करते हैं, लेकिन सिजोफ्रेनिया के लिए खुद कोई लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जैसे डायबिटीज़ में हम ये जान सकते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं, हम यह रक्त परीक्षण के माध्यम से उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को देखकर समझ सकते हैं। लेकिन सिजोफ्रेनिया में ऐसा कोई लेबोरेटरी डायग्नोसिस नहीं है, ये केवल उसके इतिहास के माध्यम से समझा जा सकता है। इसलिए नियमित फॉलोअप आवश्यक है, जैसे डायबिटिक मरीजों के लिए होता है जब एक बार बीमारी हो जाती है तब हम 1212 करके फॉलोअप करते हैं, लेकिन हमेशा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हम नियमित अंतराल पर ब्लड ग्लूकोज की जांच करते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप और वह सब कुछ ठीक है या नहीं। चूंकि यहाँ वह सुविधा नहीं है, इसलिए परिवार के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वे उसे नियमित फॉलोअप के लिए लाएं। और देखा गया है कि जो मरीज़ नियमित रूप से दवा लेते हैं और जिनके रिश्तेदार नियमित अंतराल पर हमारे पास आते हैं और जिस तरह से हम कहते हैं उसी तरह से फॉलोअप करते हैं, मेंटेन करके लाते हैं, ऐसे मामलों में मरीज का परिणाम शानदार होता है और इस स्थिति में लक्षण काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और वह एक सामान्य उत्पादक जीवन जीना चाहता है। अब सवाल यह है कि इस बीमारी की दवा कितने दिन तक लेनी चाहिए या यह बीमारी कितने दिन की है। यह वास्तव में सुनने में थोड़ा कठिन लगता है, या कहें कि हमारे लिए यह बीमारी थोड़ी कठिनाई पैदा करती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में यह जीवन भर की बीमारी होती है, यानी मरीज को। लेकिन यह दवा मतलब हमारे ज़्यादातर मरीजों के मामले में हमें जीवन भर चलानी पड़ती है। हालांकि शुरू में हमें जो डोज देना होता है, जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तब लक्षण बहुत गंभीर स्थिति में होते हैं, जिसके लिए हमें थोड़ी उच्च डोज देनी पड़ती है। लेकिन यह उच्च डोज जीवन भर नहीं चलती। जब मरीज के लक्षण काफ़ी कम हो जाते हैं तब हम इसे एकदम न्यूनतम डोज पर ले आते हैं ताकि मरीज स्वस्थ रह सके। कैसे इसे अच्छे से नियंत्रित किया जा सकता है और तब इतने साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते कि दवा लेने में कोई कठिनाई महसूस हो। काम ये है कि नियमित फॉलोअप बहुत महत्वपूर्ण है। ये फॉलोअप इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब मरीज़ के लक्षण काफ़ी नियंत्रित हो जाते हैं तब वह फिर से आराम महसूस करता है, लेकिन यह आराम की स्थिति कई बार पकड़ में नहीं आती। मतलब यह है कि जब मरीज़ के लक्षण हल्के होते हैं तो आसपास के लोग जो विशेषज्ञ नहीं होते कई बार यह नहीं समझ पाते कि मरीज़ फिर से पहले की स्थिति में जा रहा है। थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, थोड़ी नींद कम होना महसूस होता है, शायद उनके व्यवहार में कुछ अलग हो। हाँ, लेकिन कई मामलों में ऐसा नहीं भी हो सकता। लेकिन वास्तव में हम जो विशेषज्ञ हैं, हम समझ सकते हैं कि मरीज फिर से आराम की स्थिति की ओर जा रहा है। ऐसे में हमें दवा की खुराक बढ़ाने या उस तरह से बच्चे को प्रबंधित करने का अवसर मिलता है। इसलिए नियमित फॉलोअप यानी डॉक्टर के पास नियमित रूप से जाना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल आवश्यक है, यानी आपको यह बात याद रखनी होगी कि डॉक्टर जिस तरह से दवा दे रहे हैं उसी तरह से दवा लेनी होगी। और दूसरा ये कि नियमित फॉलोअप होना चाहिए। कई मामलों में ये सवाल होता है कि दवाओं के कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। हमारे ये एंटीसाइकोटिक्स जो हमें दी जाती हैं, हम ये निश्चित रूप से इनकार नहीं करेंगे कि साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन शुरुआत में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हमें कई बार उच्च खुराक देनी पड़ती है, इसलिए साइड इफ़ेक्ट्स शायद अधिक होते हैं। और साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में कई बार मरीज को अत्यधिक नींद आती है, कमज़ोरी महसूस होती है। कई मामलों में मरीज को बाथरूम जाने में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जब हम दवा देते हैं और डॉक्टर इलाज करते हैं तो हम लागत लाभ का हिसाब करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि कुछ हद तक उसकी लागत चुकानी होगी। लागत का मतलब है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन ये जो उसे नींद आ रही है या उसे थोड़ी कमज़ोरी महसूस हो रही है चीज़ की तुलना में, उसकी जो अन्य ये हेलुसिनेशन डिल्यूजन के लिए या सिजोफ्रेनिक रोग के लिए उसकी जो सामान्य जीवन की गुणवत्ता है, अर्थात वे रोग में बिल्कुल भी उत्पादक नहीं रह रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ घुल मिल नहीं पा रहे हैं, और अन्य तरीकों से एक प्रकार की पीड़ा में रह रहे हैं, वह वास्तव में कम करना महत्वपूर्ण है या साइड इफ़ेक्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है उसी हिसाब से। लेकिन चिकित्सक
उसे देते हैं। और इसके बाद भी अगर साइड इफ़ेक्ट ऐसा हो कि वास्तव में बिल्कुल भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति में अगर हमारे पास लाया जाता है तो हम लेकिन उस स्थिति में डोज़ को कम कर देना या दवा बदलकर दूसरी दवा देना। हमारे पास लेकिन एक कहेंगे, हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं और दुनिया के किसी भी देश में है कि सिज़ोफ्रेनिया के मामले में जो उन्नत चिकित्सा दी जाती है, जो दवाएँ दी जाती हैं, वे सभी हमारे पास उपलब्ध हैं बांग्लादेश में। और एक दवा अगर उसके लिए अधिक सहन नहीं कर पाती या उसके लिए उतनी प्रभावी नहीं होती, तो लेकिन हमारे पास दूसरी दवा देने का लेकिन हमारे पास वो स्कोप है। कारण है कि सिज़ोफ्रेनिया में अगर हमारी चिकित्सा ली जाती है, तो लेकिन रोगी बिल्कुल मोटे तौर पर बहुत हद तक उत्पादक जीवन जी सकता है। और ये सोचने का कोई कारण नहीं है कि या यह रोग मतलब कभी भी ठीक नहीं होगा। निश्चित रूप से बिल्कुल क्योरेबल नहीं है, लेकिन यह नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात जैसे डायबिटीज़ रोग भी लेकिन बिल्कुल क्योरेबल नहीं है, क्योंकि हाइपरटेंशन भी हो तो लेकिन यह क्योरेबल नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक प्रकार की चिकित्सा के माध्यम से हम लेकिन चीज़ को नियंत्रण में रखते हैं। ये भी वैसे ही है इस मामले में भी, लेकिन हमारे ये जो लक्षण हैं अगर हम नियंत्रण में रख सकते हैं, एक व्यक्ति लेकिन बहुत हद तक उत्पादक जीवन जी सकता है। और हमारे बहुत से मरीज़ जो सिज़ोफ्रेनिक मरीज़ हैं, वे लेकिन नौकरी कर रहे हैं, वे पढ़ाई कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे से, लेकिन उनका जीवन लेकिन मोटे तौर पर चला रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारी आपसे सलाह है कि इस प्रकार की कोई समस्या हो तो यह किसी भी प्रकार की अंधविश्वास या यह किसी प्रकार का एक कलंकित न होकर कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, या इसे स्वीकार न करके इसे जितना संभव हो आप जल्दी स्वीकार कर सकेंगे, यह आपके लिए भी सबसे अच्छा है और है रोगी के लिए सबसे लाभकारी। और एक चीज़ जो हमें सलाह दी जाती है रोगी की, कुछ चीज़ें न करना। एक डियर है उसे आलोचना न करना। अर्थात चूंकि कई प्रकार से साफ तौर पर रिश्तेदार एक प्रकार से थोड़ा बहुत मामलों में परेशान हो जाते हैं, कई बार उसे डांटते हैं या इस रोग के बारे में कहते हैं कि तुम पागल हो या तुम कभी ठीक नहीं होगे। इस तरह की विभिन्न नकारात्मक बातें कहते हैं। ये बातें लेकिन बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती, और बातें लेकिन रोगी को कहना है जो उसके अच्छे परिणाम के लिए यह बिल्कुल भी प्रतिकूल है। और रोगी के साथ कई मामलों में होता है कि ओवर में कहा जाता है कि मेरी बेटी या बेटा बीमारी के सभी काम कर देगा। तो क्या रोगी को स्वतंत्र न करके उसे निर्भर बनाना है? अर्थात हमारा जो लक्ष्य होता है कि दवा लेने के साथ साथ वह सामान्य एक स्थिर उत्पादक जीवन जी सके, इसके लिए वह अपना काम खुद कर सके, वह कार्यस्थल पर जा सके या सामान्य रूप से अपने जीवन को जीने के लिए अपनी खाने, पढ़ाई, सोने की जगहों को प्रबंधित कर सके, और हम और भी खुश होंगे अगर एक है चरण में आकर वह अपनी दवा खुद ले सके, अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए आ सके, तो यह और भी अच्छा होगा। सकारात्मक परिणाम के लिए इस स्थिति में रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों की मदद की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे रोगी को स्वतंत्र बनाने में उनकी मदद करना, और विशेष रूप से बीमारी के मामले में यह ध्यान रखना होगा कि नियमित जीवन शैली हो, नियमित नींद और अत्यधिक तनाव न लेना, परिवार के साथ खुद को बहुत अलग थलग न करना। जितना अधिक वह सामाजिक संबंध बनाए रखेगा उतना ही अधिक उत्पादक रहेगा। ये चीज़ें हमारे मोटे तौर पर सुझाव हैं और रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के प्रति एक सलाह होगी जब रोगी इस लक्षण को विकसित करेगा। अर्थात रोगी को अंधा भी कर रहा है कि कोई उनकी हानि करने की कोशिश कर रहा है या उनकी आलोचना कर रहा है। यदि आप जानते हैं कि ये बातें पूरी तरह से निराधार हैं, तो रोगी को यह साबित करने की कोशिश न करें, क्योंकि जितना आप साबित करने की कोशिश करेंगे वह उतना ही इसे स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि वह तब और अधिक गुस्सा हो जाएगा। रोगी सोचता है कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है, वह एक प्रकार की भयंकर चिंता में रहता है और डर में रहता है, और जब वह आपको बताता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति वास्तव में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, यानी वह आपसे मदद मांग रहा है। यदि आप इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह और अधिक सुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि आप चाहे जितना भी तर्क दिखाएं, जितने भी प्रमाण दिखाएं, आप उसे किसी भी तरह से नहीं हिला सकते। काम के मामले में चुपचाप उसकी बात सुनें और किसी भी स्थिति में उससे बहस न करें। अर्थात जो वह कह रहा है उसे बस सक्रिय रूप से सुने और कुछ नहीं। और यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी, चूंकि यह समस्या हो रही है, हो सकता है कि उसे दवा की खुराक बढ़ानी पड़े, या यह उसके रोग के लक्षण हैं और उसे तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। और सिज़ोफ्रेनिया रोग के बारे में डरने की कोई बात नहीं है। यह एक जटिल मानसिक रोग होने के बावजूद हम कहेंगे कि चूंकि इसके लिए आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध है, इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना संभव है और रोगी काफ़ी हद तक एक प्रकार का सामान्य और उत्पादक जीवन जी सकता है। इसलिए यदि किसी को यह रोग हो तो अवश्य ही शीघ्र चिकित्सा सहायता लें और रोगी को उसके तरीके से थोड़ा अच्छा रहने में मदद करें। सभी को धन्यवाद।